डीआरटी क्या है, डीआरटी में कौन लोग मुकदमा दाखिल कर सकते हैं, डीआरटी में किस प्रकार के मुकदमे दाखिल होते हैं, आज हम डीआरटी से जुड़े रोचक और इम्पोर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप कानून के छात्र हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट होने वाला है। वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते आपको कानून की जानकारी होनी चाहिए। आज हमारे साथ हैं डीआरटी के बहुत ही चर्चित अधिवक्ता श्री अजीत रंजन एडवोकेट जी। तो आइए उनसे मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले भैया। धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि डीआरटी क्या है, डीआरटी को आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दीजिए। डीआरटी इसका फुल फॉर्म है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और हिंदी में इसको ऋण वसूली न्यायाधिकरण कहते हैं जी। ये अक्सर जो लोन से संबंधित जो मामले होते हैं वो भी सिक्योर्ड लोन, जिसमें आप होम लोन कह लीजिए, जिसमें प्रॉपर्टी को गिरवी रख के या पेपर को गिरवी रख के लोन लिया या दिया जाता है। ऐसे मामलों में जितने भी ऐसे मामले हों जिसमें डिफ़ॉल्टर हो गया हो लेनदार, और जिसने लोन दिया हो, जो बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मतलब आप समझ लीजिए कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि बैंक के मतलब बैंक के रूप में पंजीकृत नहीं है, लेकिन वो लोन देने के लिए वाणिज्यिक केंद्र हैं जो कि आपको लोन दे सकती हैं। जैसे मुथूट फाइनेंस आपने सुना होगा, जैसे अन्य आदित्य बिरला फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ऐसे ऐसे कई सारे वो हैं जो कि लोन देते हैं, सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे में अगर कोई बॉरोअर जिसने लोन लिया हो जी और किसी परिस्थितिवश वो लोन ना दे पा रहा हो या उसकी EMI समय पे ना भर पा रहा हो जी और वो लोन का अकाउंट NPA हो जाए, तो बैंक जो है वो सरफेसी एक्ट और एक डेट रिकवरी का जो एक्ट है उसके तहत ऋण की वसूली करने की पूरी प्रक्रिया उसमें बताई गई है। और उसी के तहत वो चाहे तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में आवेदन कर सकते हैं। सेक्शन 19 है, इसके तहत वो OA फाइल करते हैं, ओरिजिनल एप्लीकेशन, जी। और इसमें वो ऋण वसूली का वाद ला सकते हैं। एनपीए को थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए, एनपीए क्या होता है? NPA आप समझिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका फुल फॉर्म है। थोड़ा सा और सरल शब्दों में अगर समझे कि एनपीए क्या होता है। ऐसा सरल शब्दों में अगर मैं इसको बताऊं तो ऐसे अकाउंट जिस पे अब कोई भी EMI नहीं आ पा रही है और वो एकदम मतलब स्थिर पड़ा हुआ है, उस पे कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा। और जो ना, जैसे आप समझ लीजिए कि जो इंस्टॉलमेंट जो EMI होती है उसमें कुछ हिस्सा प्रिंसिपल में कम होता है और कुछ जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट का हिस्सा होता है, जिससे बैंक भी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वह भी कमाता है। और जब ये चीज़, जब EMI जो है प्रॉपरली नहीं भरी जाती है और पहले उस पे क्या होता है, उनको सरफेसी एक्ट के तहत 13(2) की नोटिस दी जाती है बोरोवर को कि भाई आप डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, आपके पास 60 दिन का समय है, आप आइए और अपना पैसा जमा कीजिए, इतना पैसा बाकी है। उसके बाद अगर वो उसके बाद भी अगर वो नहीं उस पे कोई एक्टिविटी करते हैं तो फिर उसमें पोजीशन के लिए एक नोटिस सेंड की जाती है 13/4 में। और उसके बाद बैंक जो है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर पोजीशन के लिए सरफेसी एक्ट के सेक्शन 14 के तहत वाद लाते हैं। उसमें परमिशन मांगते हैं DM से कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से हमें पुलिस अथॉरिटी प्रोवाइड करें कि हम शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी लड़ाई झगड़े के वहाँ पे जाके पोजीशन ले सकें, और उसके लिए आप बैंक को सुरक्षा प्रोवाइड करवाइए और हमें यह परमिशन दीजिए कि हम बोरोवर से उस संपत्ति का कब्जा ले सकें। तो जब कोई लोन चुकता नहीं कर पाता है या समय से ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका जो अकाउंट होता है वो एनपीए हो जाता है, जैसा कि आपने पहले बताया। और उसके बाद जो है बैंक जाता है डीआरटी। बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि डीआरटी कौन लोग जा सकते हैं डीआरटी में? डीआरटी इस तरीके से समझ लीजिए, पहले मैं आपको एनपीए का बता दूं थोड़ा जी 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 सही, कि एनपीए में भी उनको ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद उनको ये घोषित करना पड़ता है कि जब वो पोजीशन का नोटिस दे के पोजीशन ले लेते हैं तब जाके उनको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई ये अकाउंट एनपीए हो चुका है। अब इस पे फिर वो
अथॉरिटी से, यानी कि डीआरटी से ऑक्शन के लिए भी मांग सकते हैं। ऑक्शन और सेल के लिए बैंक उसमें मांग रख सकता है। और डीआरटी में देखिए, डीआरटी में बैंक भी जा सकता है और जो बोरोवर है वह भी डीआरटी में आ सकता है। अगर कोई बोरोवर है, मान के चलिए कि सपोज कीजिए कोई बोरोवर है, उसने बॉरोवर का मतलब जिसने लोन लिया है जिसने और लोन डिफॉल्टर हो गया है, डिफॉल्टर हो तो गया है किसी वो भी आ परिस्थिति, सकता है डीआरटी। जी किसी परिस्थितिवश, और उसने कुछ पार्ट पेमेंट कर रखा हो या कुछ भी, कोई भी ऐसी, सपोज कीजिए अभी हाल में देखिए कोविड की समस्या आई थी। कोविड में कई सारे लोग मतलब उन्होंने समय से ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। समय से उनकी मतलब उनकी और नौकरी चली गई थी, वो समय से भुगतान नहीं कर पा रहे थे, कईयों की मृत्यु हो गई, इस कारणवश लोन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उस वजह से वो मतलब एक तरह से उनका अकाउंट जो था वो धीरे धीरे एनपीए के कगार पे पहुंच गया। ऐसे कंडीशंस में बोरोवर या जो उनके लीगल हैरीज हैं, सपोज कीजिए कि अगर वो बोरोवर ख़त्म हो चुके हैं, तो उनके लीगल हैरीज या बोरोवर अगर ऐसी परिस्थितियों में हैं, तो वह एक स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 17 के तहत जी, ऐसे फाइल कर सकते हैं डीआरटी में, अपनी बात रख सकते हैं। और अगर आपको कोई पोजीशन का नोटिस प्राप्त हो गया हो या रीपेमेंट के लिए नोटिस प्राप्त हो गया मतलब हो, बैंक ने अगर कोई एक्शन ले लिया है तो अब फिर आप, जी बैंक ने अगर एक्शन ले लिया है, डीएम का उस पर ऑर्डर हो गया हो कि पोजीशन देने के लिए, तो उसके अगेंस्ट में भी वो ऐसे फाइल करके बोरोवर अपनी बात रख सकता है। और इनके जितने भी नोटिस और ऑर्डर्स हैं, उनको चाहे तो उसके ऊपर स्टे ले सकता है या उसको क्वैश भी करवा सकता है अगर वह इलीगल तरीके से की गई हैं तो। कई बार होता है कि हमें जानकारी लेट में होती है और हमारे अगेंस्ट कार्रवाई हो जाती है या हमारे अगेंस्ट ऑर्डर हो जाता है। तो यहाँ पे नया क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि डीआरटी में जो ऑर्डर हो गया है वो हमारे अगेंस्ट हो गया है या फिर हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो डीआरटी के ऑर्डर को चुनौती कैसे दें और कहाँ? देखिए, डीआरटी के ऑर्डर को, अगर डीआरटी में ऑर्डर आपके अगेंस्ट में चला गया है, आपने ऐसे फाइल किया था, वो डिसमिस हो गया, फाइनल ऑर्डर आ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में जो डीआरटी जो है, उसके ऑर्डर को आपको चैलेंज करने के लिए आपको अपील में जाना पड़ेगा। उसके लिए डीआरएटी बना हुआ है, डेट रिकवरी अपीलेंट ट्रिब्यूनल बना हुआ है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में अपीलेंट ट्रिब्यूनल इलाहाबाद प्रयागराज में है। जी, और उसमें कंडीशन ये है कि आपको जो आउटस्टैंडिंग ओटीएस अमाउंट है उसका 50% जो होगा एज अ फीस जमा करना होगा। 50% ओटीएस आउटस्टैंडिंग अमाउंट जमा करके तब आप अपील के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे आप उस डीआरटी के ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। 50% आप अमाउंट आप पेड करेंगे, उसके बाद ही आप जो उसको उसकी अपील कर पाएंगे। जी क्या हाईकोर्ट भी जा सकते हैं? जी, किन्हीं परिस्थितियों में आप चूंकि घर, आप एक तरह से समझ लीजिए कि आर्टिकल 21 जैसे कि बताता है कि हर किसी को लाइफ एंड लिबर्टी, जैसे कहते हैं ना, लाइफ विथ लिबर्टी, आपको जीवन जीने का और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। तो कभी भी जो आपका घर है वो भी आपका एक लाइफ का पार्ट है, सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में आपसे ज़बरदस्ती कोई पोजीशन ले रहा हो तो किन्हीं परिस्थितियों में आप हाई कोर्ट में भी जाके आर्टिकल 226 में रिट फाइल करके किसी भी वक्त, किसी भी स्टेज पे डीआरटी के ऑर्डर्स को या डीआरटी के एक्टिविटीज़ को या बैंक की एक्टिविटीज़ को आप चुनौती दे सकते हैं। अपने फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए आप जो है बिल्कुल। हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इनिशियल की बात करें, डीआरटी जाने से पहले किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की जरूरत है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट करें? अगर आप बोरोवर हैं जी, और आपके ऊपर मतलब आपने ईएमआई पे नहीं करी है, किसी कारणवश किसी डिफॉल्टर हो गए हैं। डिफॉल्टर हो गए हैं, और आपको पहले तो 13/2 की नोटिस दी गई है बैंक के द्वारा कि आप 60 दिन के अंदर आपने बैंक से वार्ता करी और आपने अपना ऑब्जेक्शन बताया, आपने अपना ऑब्जेक्शन फाइल करा, उनके आगे आपत्ति दर्ज करवाई और आपने अपना कारण बताया कि किस वजह से ऐसा हो गया है। और सपोज़ कीजिए आपको भुगतान करना हो 50,000 का और आपके पास उस समय इतना अमाउंट ना हो और आप कहें कि नहीं मेरे पास, मैं या पार्ट पेमेंट करके उनको कर सकता हूँ, और वो अगर उसको मंजूर ना करें तो भी आप ऐसे ऐसी सारी आपत्तियों को जो आपने दर्ज करवाई थी बैंक के समक्ष वो लिखित में, उन सबको इकट्ठा करके, और जब आपको पोजेशन का नोटिस प्राप्त हो या
डीएम के पोजीशन का ऑर्डर भी आपके उसमें अगेंस्ट में चला गया हो, तो उन सारी परिस्थितियों में इन सारे कागजातों को लेकर जो भी आपका अकाउंट स्टेटमेंट था लोन का जो आपका एग्रीमेंट था, वो सारी चीज़, जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंटेशन, सबको इकट्ठा करके आप डीआरटी में ऐसे फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 17। इस बीच बैंक से जो भी कम्युनिकेशन हुआ हो उसका कोई एविडेंस हो या फिर जी, उससे रिलेटेड जो भी दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज कलेक्ट करके कलेक्ट करके आप उसको एनेक्सर बना सकते हैं उसमें, ऐसे में, और आप ऐसे फाइल कर सकते हैं तो जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं कि इन बिंदुओं पे मैंने आपत्ति दर्ज करवाई थी जिसको कि नहीं सुना गया, तो डीआरटी उस पर फैसला कर सकता है।